मित्रों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज पीटीटी प्रवेश परीक्षा जो सायंकालीन वेला में 3 से 6 हुई है और उस प्रश्न पत्र में जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आए हैं वो मुझे विद्यार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो स्मृति आधारित है। कुछ इधर उधर हो सकता है, प्रश्न की आत्मा भ्रष्ट नहीं होगी, तो ये अधिकांश प्रश्न मेरे पास आ गए हैं। चलिए मैं बात करता हूं शुरू। और विद्यार्थियों, ये कक्षा उन तमाम विद्यार्थियों के लिए एक तरह से बहुत ही संजीवनी है जो आने वाली परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं और जिनके पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण का हिस्सा है। तो चलिए आइए, पहला प्रश्न था कि शुद्ध रूप क्या है। 4 शब्द जो हैं वह उज्जवल, भौगोलिक, पूजनीय और प्रशंसनीय। विद्यार्थियों, उज्जवल जो शब्द है वो ध्यान रखिएगा, इधर लिखना हो, ध्यान रखना, उद और ज्वल के साथ जब जुड़ता है तब दोनों ज जो है वह हलंत आते हैं, उज्जवल शब्द बनता है। दूसरा शब्द भौगोलिक, ये शुद्ध है। कैसे शुद्ध है देखिए, भू के साथ में गोल जोड़ते हैं तो भूगोल बनता है, और भूगोल में इक जोड़ते हो तो भ में जो ऊ था उसका औ हो जाएगा और ये गो का गो रहेगा, ल हलंत होते हुए इक जुड़ जाएगा, ये शब्द बनेगा भौगोलिक। और ये ठीक है, इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर भौगोलिक है। फिर ये शब्द है पूजनीय। देखो शब्द है पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय शब्द होता है। पूज धातु है और इसमें अन्य प्रत्यय जुड़ता है, चाहिए या योग्य अर्थ में, ध्यान रखिएगा। तो पूजनीय शब्द है। बहुत बार बच्चे पूजनीय कर देते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रशंसा, प्रशंसा जो शब्द है, देखो प्रशंसा शब्द को हमें ऐसे लिखना चाहिए, ये प्र, ये शन और ये सा। एक बात देख लें, ये शब्द बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले प्रश्न का मैं इसको मिटाऊंगा, पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा भौगोलिक। प्रशंसा गलत, पूजनीय गलत और उज्जवल भी गलत। चलिए आगे चलता हूं। दूसरा प्रश्न था, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। यह भी शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न है। मित्रों, एक परीक्षित शब्द है, यही शुद्ध है। देखो परि उपसर्ग है, ईक्षित मूल शब्द है। परि और ईक्षित को जोड़ोगे तो ये परीक्षित, अर्जुन का पुत्र परीक्षित, ये ध्यान रखिएगा। परि और ईक्षित दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। परि में आया हुआ ई और ईक्षित, ई बड़ा होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ई दीर्घ लिखा है मैंने, तो परीक्षित बनेगा। ये शब्द गलत है, सरोजनी नहीं होता है, सरोजीनी होता है, ज में एक ही मात्रा लगेगी तो गलत है। क्षुद्र नहीं शब्द होता है, शूद्र, छोटे को कहते हैं। तिथि शब्द भी शुद्ध है, या तो ये जो है तिथि में थी बड़ी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तिथि में ती और थी जो है वो ह्रस्व होती है, और यदि तिथि में थी छोटी थी तो ये प्रश्न संदेह में आ जाएगा, क्योंकि परीक्षित भी ठीक होगा और तिथि को इसी प्रकार से लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर जो है वो परीक्षित है। मित्रों, एक प्रश्न आया वाक्यांश के लिए, एक शब्द हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वह अजात शत्रु होता है। देखो, जो शत्रुओं को मारता है, शत्रुओं को मारने वाला शत्रु न होता है, यह ध्यान रखिएगा। और शत्रुओं को मारने वाला शत्रुनाशी होता है। शत्रु जिसका कोई जन्म अजात, अजात शब्द, जात का मतलब जन्म लेना, अमनी नहीं, और शत्रु ने जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया हो, अजात शत्रु, यह ध्यान रखिएगा। तो ये विशेषण भी है और एक राजा भी है, इसलिए ये संज्ञा भी है। अजात शत्रु शब्द विशेषण और संज्ञा दोनों है, ध्यान दीजिएगा। आगे की परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आगे बात करता हूं अशुद्ध शब्द। देखो मुझे ये 4 शब्द मिले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इन चारों शब्दों में यदि यही शब्द थे तो ये प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि अशुद्ध में देखो वात्सल्य भी अशुद्ध है और लघुत्तर में डबल त आ रहा है, ये भी अशुद्ध है। देखो वत्सल शब्द होता है, वत्सल शब्द के साथ में यह प्रत्यय जुड़ता है, तो ध्यान रखना, इस शब्द को खींच लो अपने दिमाग में। शब्द बनता है वात्सल्य, याद रखें, शब्द बनता है बहुत बार पूछा गया। और यहां पर वात्सल्य, इसका मतलब ये तो अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, लेकिन ये भी तो अशुद्ध है। देखो ये शब्द है लघुत्तर, ऐसे लिखा है। अरे भाई, एक तो या तो लघुत्तर आप ऐसे लिखो जिसमें डबलता नहीं होगा। लघुत्तर यह वाला जो है, बहुत काम की बात कर रहा हूं, जो गंभीर विद्यार्थी है ध्यान से सुनिएगा, यह वाला जो लघुत्तर है ये विशेषण की उत्तरावस्था है। लघुत्तर
हमारी पुस्तक हिंदी बृहद व्याकरण कोश जिस विद्यार्थी के पास में है, उसका मैंने बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया है। और विद्यार्थियों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि किसी शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होती है, मैं हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है तो इधर उधर से परेशान भी होता हूं, फोन भी करता हूं कि भाई कौन कौन से प्रश्न आए मुझे बता दो, और फिर मैं आकर के पुस्तक में देखता हूं तो हमारी ये सारे के सारे प्रश्न हमारी पुस्तक से मिलते हैं। रीट के लिए एक नई पुस्तक, एक अति शीघ्र रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो हिंदी व्याकरण की एक नई पुस्तक आने वाली है, हिंदी व्याकरण माला। उम्मीद है कि भारतवर्ष में हिंदी के पाठकों को एक नई दृष्टि देगी। पिछले 3 वर्ष से हम लोग लगातार अहर्निश स्वाध्याय कर रहे हैं और परीक्षाओं में पूछे जाने वाली सामग्री को बहुत ही प्रामाणिक रूप से उसमें प्रस्तुत किया जाएगा, हिंदी व्याकरण माला। चलो मित्रों, तो लघुत्तर या तो ऐसे लिख दो तो ये लघुत्तर गलत है, लेकिन ये लघु और इसके साथ में देखो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ना, तो यहां पर तो दीर्घ संधि होकर के ये लघुत्तर दीर्घ बन जाएगा, यहां पर तो लघुत्तर। यदि ये शब्द ऐसा ही आया है जो मुझे प्राप्त हुआ है, प्रश्न पत्र आप लोगों ने देखा है, यदि ऐसा ही आएगा तो ये जो है अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें चिन्ह शब्द भी ठीक है, वात्सल्य भी गलत है और लघुत्तर भी गलत है। चिन्ह और मध्याह्न ये दोनों शब्द जो हैं वह ठीक हैं, इसलिए ये प्रश्न संदेह में जाने वाला है। आगे देखिएगा क्या होता है। आगे बात करते हैं मित्रों, जिस पर विजय प्राप्त कर ली है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली है, जीत लिया गया है, जिसको विजय कर ली गई है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई है वह विजित होता है। आपके सम्मुख ये शब्द लिखा है विजित, ये विकल्प में जहां पर था वह ठीक होगा। आगे चलता हूं, मैं मिटाता जा रहा हूं सारे प्रश्न। मित्रों, एक प्रश्न, सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? जो विकल्प थे वो थे सरस, सुंदर, स्वागत और सुकर्म। देखो, पहली बात तो सरस में सु उपसर्ग नहीं है। ये प्रश्न तो ठीक था, लेकिन प्रश्न इतना सरल दे दिया कि तीसरी क्लास का विद्यार्थी भी कर सकता है इसको। सुदूर में सु उपसर्ग है, सु और दूर। स्वागत में सु आगत, स्वागत यण संधि। सु और कर्म, शोभन है जो कर्म। सुदूर शब्द जो है, सुदूर, स्वागत, सुकर्म, तीनों में सु उपसर्ग है, सरस में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। सही संधि विच्छेद पूछा गया था, और देखो जहां पर यह लिखा था ना सम और रक्षण, यहां पर म का अनुस्वार बन जाता है संरक्षण। जो विद्यार्थी हिंदी व्याकरण को ढंग से पढ़ना चाहता है, ये प्रकरण में इस YouTube चैनल पर आपको निःशुल्क उपलब्ध कराता हूं, और ये मैं करा चुका हूं कि कहां पर म का अनुस्वार बनता है, कहां पर म का म रहता है, तो आप वहां से जाकर के उन चीजों को आप पढ़ सकते हैं। श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। चलिए मित्रों, तो सही संधि विच्छेद सम और रक्षण इस प्रकार से होगा। मित्रों, वह कार्य मैं स्वतः कर लूंगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वह कार्य मैं स्वतः कर लूंगा, कौन सा सर्वनाम है? मैं स्वतः कर लूंगा। देखो, जिस वाक्य में स्वतः आ जाएगा, आप ही, आप, अपने आप, ऐसे इस प्रकार के शब्द आ जाए, और इस वाक्यों में हमेशा ही निजवाचक सर्वनाम होता है। ये मैं स्वतः कर लूंगा स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, मैं स्वतः कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। हम कहते हैं ना, मैं आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम है भाई। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है, उनमें से यह वाक्य जो है वह कार्य में स्वतः कर लूंगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण था। चलिए आगे चल रहे हैं। आज तो क्योंकि इन प्रश्न पत्रों की बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आपको इसमें बता दूं। चलिए मित्रों, एक प्रश्न था कि निम्न में से 4 विकल्प थे कि तद्भव नहीं है। तो देखो, क्षत्रिय शब्द होता है, क्षत्रिय का खत्री तद्भव बनता है, ये इस विकल्प में है, तो ये तो है। मत्स्य शब्द होता है तत्सम, और मत्स्य का मछली बनता है, तो इसका पहली बात तो प्रश्न में पूछा था। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ पूरे मनोयोग से सुनोगे, आने वाली परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। मत्स्य का विलोम शब्द मछली होता है, सॉरी विलोम शब्द नहीं, तद्भव जो है मछली होता है, मछली इसमें नहीं है, तो आपका विकल्प तो ये हो जाएगा। पूछा ये गया था कि निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है तो बोलो कौन सा नहीं है? मत्स्य नहीं है। मित्रों, पुष्कर तत्सम शब्द है और उसका तद्भव पोखर होता है, ये भी है। और ग्वाला, ये भी तद्भव है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा मत्स्य होगा। क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे?
जब क्रिया का फल कर्ता को पड़ रहा है तो अकर्मक है, और कर्म पर पड़ रहा है तो वो सकर्मक है। इस फल के आधार पर ही क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। आगे वाला प्रश्न ऊपर देखिएगा, पूछा गया था कि चौमासा शब्द में कौन सा समास है। विद्यार्थियों यहां पर आपको थोड़ा रुकना है। देखो, चौमासा शब्द में पहला जो चौ शब्द है वो क्या है, बोलो, संख्यावाचक है। आगे जो मासा शब्द है, भाई मास तो जो है मास से मासा बना है, तो ये संज्ञा है जिसको आप संज्ञा बोलते हो। तो जिसमें संख्या और संज्ञा का जिसमें मेल होता है ना, वह तो होता तो द्विगु है, लेकिन द्विगु की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि संख्या और संज्ञा मिलकर के समूह का बोध कराए, नहीं तो वह द्विगु नहीं होता। मैंने भली भांति इस प्रकरण को पढ़ाया है, समास प्रकरण पढ़ा चुका हूं, वहां पर आप जाके देखेंगे, आपको आनंद आएगा। चौमासा शब्द जो है, कोई भी 4 महीनों के समूह को हम चौमासा कह रहे होते तब तो वो द्विगु होता। जैसे किसी भी 4 राहों के समूह को हम चौराहा कहते हैं, किसी की भी 7 दिनों के समूह को हम सप्ताह कह देते हैं, कोई भी 2 लड़ियों के समूह को हम दुलड़ी कह देते हैं, लेकिन किसी भी 10 आनंद को दशानंद तो नहीं कहते, किसी भी 8 अध्याय के समूह को अष्टाध्यायी तो नहीं कहते। तो इस प्रकार के शब्द जो तीसरा अर्थ देते हैं, भले संख्या और संज्ञा मिली हुई हो, बहुब्री समास होगा। आगे बात करेंगे। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब वो 4 विकल्प मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास आया था कि ये दिव भी है क्या, तो दिव जो है दिवस को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये पर्यायवाची नहीं है। आगे बात करता हूं मित्रों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन अभी समझाऊंगा नहीं। देखो, स्वरों का उच्चारण के आधार पर समृद्ध, विवृत, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत 4 प्रकार के भेद होते हैं। और समृद्ध का अर्थ होता है बंद, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझा देता हूं, और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर उसको समृद्ध, विवृत, अर्ध समृद्ध या अर्ध विवृत श्रेणी में हम रखते हैं। प्रश्न था कि आ स्वर है, क्या है आ स्वर? आ विवृत है, क्योंकि आ बोलने में, देखो मेरे मुख की तरफ देखो, आ जब आ बोलते हैं तो मुख सर्वाधिक खुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ण के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है। डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर कहता है आ बोलो, कोई डॉक्टर नहीं कहता ई बोलो, ऊ बोलो, क बोलो, ख बोलो। क्यों कहता है? क्योंकि आ बोलने से मुख सर्वाधिक खुलता है। चलिए आगे बात चलते हैं। पुरातन का विलोम शब्द कौन सा होगा? सीधा सीधा प्रश्न है, नूतन होगा। दूसरे लोक से संबंधित, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द देखो, दूसरे लोक को कहते हैं परलोक। समझ में आई बात? और उससे संबंधित गुणवाचक प्रत्यय हो जाएगा, एक जोड़ देगा तो प का पा हो जाएगा, ल में ओ जो है उसका औ हो जाएगा, ये 2 जगह वृद्धि हो गई, शब्द बनेगा पारलौकिक। और ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा है, देखो ये वाला प्रश्न पारलौकिक, 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से ये वाला शुद्ध है, ये ध्यान रखना, इसको देख लो, आंखों में फोटो खींच लो, ये जिंदगी में आपका हमेशा स्वभाव में समाहित हो जाना चाहिए। परलोक मूल शब्द था, एक जुड़ेगा, पारलौकिक बनेगा। पारलौकिक का अर्थ है पारलौकिक, दूसरे लोक से संबंधित है। जो आगे चलते हैं, चलिए बाहु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो उसमें 4 विकल्प थे, हस्ती वाला विकल्प जो है, हस्ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बाहु का हस्ती विलोम शब्द पर्यायवाची नहीं है। संस्कृत उपसर्ग नहीं है, नि सम अध नहीं है। संस्कृत में उपसर्ग होता है अधः गति, अधोगति, इसमें विसर्ग नहीं है। यदि विसर्ग होता तो ये अध भी, जैसे अध कचरा, तो अध कचरा जो है, देखो संस्कृत का उपसर्ग का मतलब क्या है? हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज 3-4 प्रकार के उपसर्ग हैं। उन उपसर्गों में से अधिकांश जो शब्द संपदा है हिंदी की, वो तत्सम शब्दों की है। लेकिन यहां पर ये पूछ रहे हैं कि संस्कृत उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अध नहीं है। आगे विस्तार से उपसर्ग बात करेंगे कभी, तब बात करूंगा। आगे चलता हूं मित्रों। आप बीती में समास पूछा है। अधिकरण तत्पुरुष समास यदि विकल्प में है, अपने आप पर बीती, आप पर बीती अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो वहां पर वो विकल्प सही होगा, आप बीती। यहां पर कुछ चिन्ह होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं समास प्रकरण। यदि कोई आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, पूरा एक एक चीज पढ़ेंगे। विधा का आले, ऐसा कोई प्रश्न आया तो ये गलत है। विधा का आले नहीं होता है, विद्या का आले नहीं होता है मित्रों, विद्या के लिए आले होता है। शुद्ध विग्रह होता है, विद्या के लिए आले। अरे भाई, विद्या का आले नहीं होता, क्योंकि विद्या कोई ईंट, सामग्री, पत्थर नहीं है जिससे आले घर बना लिया जाए। विद्यालय शब्द का समास विग्रह पूछे तो विद्या के लिए आले करना है, विद्या का आले ये वाला नहीं करोगे। चलो आगे चलता हूं। आगे वाला प्रश्न देखो, पढ़ो ऊपर फटाफट, क्या है बोलो।
वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा वाच्य है? वैशाली ने पुस्तक पढ़ी। देखो ये वाच्य तो कर्तृवाच्य है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें पढ़ी क्रिया का प्रयोग पुस्तक के अनुसार हुआ है, इसलिए पुस्तक कर्म है, तो ये कर्मणि प्रयोग है। कर्तृवाच्य है, कर्मणि प्रयोग है, ये ध्यान रखिएगा। कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग, क्रिया के कई रूप होते हैं, प्रयोग होते हैं कर्म के। कर्मणि प्रयोग, क्रिया भावे प्रयोग और कर्तरी प्रयोग। क्रिया 3 तरह से होती है, आगे कभी विस्तार से बात करेंगे, अभी इतना ही। मित्रों एक प्रश्न था कि प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, और जो मुझे मिला वो वाक्य 4, यदि ऑप्शन क्या थे अब वो आप देख लें। लेकिन मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, देखो लिखवाता है, खिलाता है, नचवाता है, दिखाता है, दिखवाता है, कराता है, करवाता है, जिसमें वाता है आ जाएगा, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, और ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में भी देखो, जैसे एक करना क्रिया है, सामान्य क्रिया है, कराना प्रथम प्रेरणार्थक है और करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। पढ़ना सामान्य क्रिया है, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक है, पढ़वाना जो है वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। चलिए आगे चलता हूं। जातिवाचक संज्ञा, अच्छा आदित्य शब्द, आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो यह प्रत्यय है, अदिति मूल शब्द है, अदिति के साथ में जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो आदित्य शब्द बनता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते मित्रों। जातिवाचक संज्ञा किसमें है? देखो लोहा जो है ना, उसको जो है, ये लोहा क्या है? द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। शिशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बचपन क्या है? जिसमें पन प्रत्यय आ जाए वो भाववाचक होता है, ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा है ये। और मित्रता, ता प्रत्यय भी भाववाचक है। प्रश्न था कि जातिवाचक संज्ञा किसमें? 4 ऑप्शन थे, लोहा, शिशु, बचपन, मित्रता, तो शिशु में जातिवाचक संज्ञा है। आगे बात करता हूं, आयात का विलोम शब्द क्या है? बोलो, निर्यात है, सभी लोग जानते हैं। आयात का विलोम जो है निर्यात है। लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वैदर्भी नहीं है। विकल्प में यदि वैदर्भी आया है तो वो वैदर्भी जो है, वैदर्भी तो रीति है, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली, 3 प्रकार की रीतियां होती है, सभी जानते हैं। शुद्ध शब्द पारलौकिक में बता चुका हूं, आगे चलता हूं। चलिए, चंद्रिका का अर्थ नहीं है। मित्रों 4 ऑप्शन थे, चंद्र प्रभा, कौमुदी, चांदनी, कलानिधि। कलानिधि चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रिका को नहीं कहते हैं। चंद्र प्रभा, कौमुदी, चांदनी, ये तो अर्थ है, लेकिन कलानिधि नहीं है, तो सही विकल्प कलानिधि होगा। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? बोलो, क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत। इनको मैं मिटा रहा हूं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, इन प्रश्नों की बात करते हैं मित्रों। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, ये वाक्य गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा, उसका सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है। देखो क्यों सौंदर्यता गलत है? एक ही अर्थ वाले यह प्रत्यय और ता, ये दोनों प्रत्यय भाववाचक हैं, और इसलिए भाववाचक प्रत्यय का एक ही शब्द में एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो, या तो आप सुंदर शब्द है ना, सुंदर शब्द में ता जोड़ दो सीधा सीधा, और क्या बना दो? सुंदरता बना दो। या फिर सुंदर शब्द के साथ में यह प्रत्यय जोड़ो और क्या बना दो? बोलो, सौंदर्य बना दो। लेकिन यदि आप सौंदर्यता लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि एक ही अर्थ वाले एक शब्द में 2 भाववाचक प्रत्ययों का प्रयोग नियम विरुद्ध है। सौंदर्यता, माधुर्यता, अभिजात्यता और जो है बहुत सारे शब्द, महात्म्यता, साम्यता, कोई सैकड़ों शब्द हैं, इसके कारण ये अशुद्ध होते हैं। वैराग्यता, या तो वैराग्य या विरागता, वैराग्यता गलत है। इस प्रकार से ध्यान रखना, उसका सौंदर्य अनुपम है, ऐसे होगा। अंत या समाप्ति को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? पूछा गया था। विकल्प में यदि इति श्री होना था तो वही विकल्प होगा, ध्यान रखना। एक ये पूछे गए थे, देखो ये शब्द युग्म है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ये वाला जो हंस, देखो जिसपे अनुस्वार है ना, ये तो हंस है, पक्षी, और ये जो हंस में अनुनासिक जो चंद्रबिंदु जो है, इसका अर्थ होता है हंसना, ये क्रिया है। ये आदि जो है ना, पहले वाला जिसमें दी छोटा है, उसका अर्थ होता है प्रारंभ, किसी चीज का आदि, प्रारंभ। और ये आदि जो है, इसका अर्थ होता है अभ्यस्त होना, वह शराब का आदि है, अभ्यस्त है। रत, रत का अर्थ है किसी कार्य में संलग्न होना। देखो यदि ये ऑप्शन था तो देख लो, संलग्न होना, और रति का अर्थ होता है प्रेम। आगे अंगना, ये अंगना जो है उसका अर्थ होता है स्त्री।
और ये अंगना जो है इसका अर्थ होता है आंगन, जो घर का आंगन है। अब इस प्रश्न में पूछा ये गया होगा कि कौन सा अशुद्ध है, तो वो आप देख लेना, ये ध्यान रखना, मैंने 6 का बता दिया है। एक ये प्रश्न आया कि सर्वज्ञ का अर्थ क्या है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? देखो मैंने बताया है कि जब किसी भी अंत में आएगा तो उसका अर्थ होता है जानने वाला। सर्वज्ञ सबको जानने वाला, अल्पज्ञ अल्प को जानने वाला, बहुज्ञ बहुतों को जानने वाला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर बंद रहता है इसमें उसे कहते हैं हम संवृत्त। जिनमें खुला रहता है उसमें विवृत और समृद्ध, लगभग बंद रहता है। और समृद्ध कौन कौन से? ई, उ और री, ये वर्ण जो है वो समृद्ध है। मैं पढ़ा चुका हूं वर्ण विचार, आप वहां पे देख सकते हो। नाद के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं मित्रों? देखो श्वास के आधार पर 2 भेद होते हैं ना, अल्पप्राण और महाप्राण। एक तो अल्पप्राण और एक महाप्राण। प्रश्न आया था नाद, नाद के आधार पर कौन से? एक तो घोष और एक अघोष। सभी व्यंजनों के पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष होता है, जैसे क ख, जैसे च छ, और जो सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है, जैसे ज और य का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है। सभी वर्गों का पहला, दूसरा अघोष होता है। तो नाद के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अघोष और घोष, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं देखिएगा, इसमें मेरा पढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको आउटलाइन दिया है और थोड़ा जो है बहुत फास्ट बोला हूं। अपने आप को नापें, तोलें, हम कहां पर हैं, अपने आप का जो है परीक्षण आप इनके माध्यम से कर सकते हो। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी उनको बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने इसको सुना है आगामी परीक्षाओं में उसके लिए लाभदायक हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।